परम स्नेही साहित्यान्वेषी श्रुतिजनों, भाषा साहित्य और संस्कृति के परिष्करण और संवर्धन का केंद्र सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के YouTube चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर तुलसी भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ऑडियो वीडियो देखते रहे हैं। तुलसी भवन में साहित्य समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को प्रकाशित करने का विचार युवा ऊर्जावान राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर मानद महासचिव और साहित्य समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी के मन में आया था। यह प्रस्तुति भी उसी परिकल्पना का प्रतिफल है। इस कड़ी में विगत 24 अप्रैल को आयोजित कथा मंजरी कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो का पहला भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप मंचासीन देख रहे हैं आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी मानद महासचिव, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साहित्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय यमुना तिवारी बथित जी ने स्वागत भाषण दिया। अरुणा भूषण जी ने संयोजन और मंच संचालन किया और मार्गदर्शन मंडल के सदस्य और वरिष्ठ कवि और साहित्यकार आदरणीय श्री राम पांडे भार्गव जी की उपस्थिति हम सबों के लिए उत्साहजनक रही। तो आइए कथाओं के सागर में अवगाहन करते हैं और चलते हैं कथाओं को सुनने। मन पवित्र हो गया, गोष्ठी का वातावरण भी पवित्र हो गया। आज कथा मंजरी है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी जी। टाटा कंपनी के ड्यूटी का निर्वहन करते हुए फिर भी यहाँ पर समय पर पहुँच जाना तुलसी भवन में साहित्यिक कार्य के लिए इसके लिए बहुत ही साधुवाद से पाते हैं और मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ कि यही ऊर्जा बराबर बनी रहे। आगे हम लोगों के मार्गदर्शन मंडल के भार्गव जी आ गए हैं, उनके आ जाने से गोष्ठी को और चार लग जाते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और तमाम हमारे जो साहित्यकार आए हैं, हमारे जो बहनें आई हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की संचालिका है अरुणा भूषण जी, कोई हम लोगों के लिए नहीं है और हमारा ख्याल है कि हम लोग जितने हैं वो पुराने लोगों में एक है और एक तो गोष्ठी का कार्यक्रम है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम तुलसी भवन में कराती थी। तो तुलसी भवन में एक महीने का कार्यक्रम होता है, उसका भी संयोजन उन्होंने कई बार किया, एक बार नहीं किया। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ
पहुँच गया आप लोगों को स्वागत करता हूँ और मैं अपना भूषण से धन्यवाद करता हूँ मेरे कार्यक्रम समृद्ध मंच को नमन और आप सभी रचनाकारों की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए मैं ब्रजेंद्र नाथ आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है देश में नए आए हो। मैं आयरलैंड पहली बार गया था। कुछ दिन होटल में बिताने के बाद मुझे अपार्टमेंट में आवास मिल गया था। यहाँ की तुलना में वहाँ का मौसम बहुत प्रतिकूल और क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला था। जनवरी के महीने में मौसम की उच्छृंखलता और भी बढ़ जाती थी। तेज ठंडी हवाएं तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता रहता था। बाहर में निकलने के पहले हाथों में ग्लोव्स, पैरों में पूरा कवर करता हुआ शूज और 4-5 तह विशेष गर्म कपड़ों को पहनकर निकलना आवश्यक होता था। ऐसे ही एक दिन मैं पूरे कपड़ों से सुसज्जित होकर वहां से आधा किलोमीटर दूर मेट्रो पकड़कर एक मॉल गया था। वहां भारतीय खाद्य सामग्रियां भी मिलती थी। सामान लेकर मैं मेट्रो के लिए पैदल ही निकला था। मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने पर पता चला कि मेट्रो बंद है। कब चलेगा इसकी कोई सूचना नहीं थी। दूसरा विकल्प बस थी। सुनसान सड़क पर वॉक करते हुए करीब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग दंपति से मैंने पूछा था कि बस स्टैंड कितनी दूर है। उन्होंने कहा कि बस यहाँ से 2 किलोमीटर पर होगा। थोड़ी ही देर में शाम घिरने वाली थी। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती थी। हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बढ़ने के कारण मौसम की भयावहता बढ़ जाती थी। मुझे शीघ्र ही अपने आवास पहुंचना आवश्यक था। मैं बस पकड़ने के लिए एक दिशा में बढ़ गया था। वहां पर नेट भी नहीं था जिससे गूगल मैप की मदद ली जा सके। मुझे लगा था कि उस सुनसान सड़क पर मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग दंपति लगभग दौड़ते हुए ही आ रहे थे। मैंने समझा उन्हें किसी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, इसलिए वे तेजी से हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं। वे मेरे करीब आ गए। तब मैंने पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? उन्होंने कहा था, लगता है आप इस देश में नए आए हो। मदद हमें नहीं, आपको चाहिए। मैंने कहा, मैंने समझा नहीं। आप जिस ओर जा रहे हो बस स्टैंड उसकी विपरीत दिशा में है। उन्होंने कहा था। मैं तो हतप्रभ हो गया। वे मुझे सही दिशा निर्देश देने के लिए तेजी से मेरी ओर बढ़ते आ रहे थे, मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। वे आगे आगे चलते रहे। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब बस स्टैंड करीब आ गया उन्होंने मुझे उस स्थान पर छोड़ दिया। मैंने समझा कि उन्हें भी इसी ओर आना था, इसलिए वे मुझे साथ लिए हुए आ गए। मैंने पूछा था, आपको किस ओर जाना है? वे बोले थे, जहाँ से मैं आपके साथ आ रहा हूँ उसकी दूसरी ओर मुझे जाना है। आप चिंतित नहीं हो, हम लोगों को इतना चलने की आदत है, हम लोग चले जाएंगे। आप मेरे देश में नए आए हो। आप अगर कहीं भटक गए, खो गए तो मेरे देश के नागरिकों के प्रति आपके मन में अमैत्रीपूर्ण, अनफ्रेंडली व्यवहार करने वाली छवि बैठ जाएगी। इतना कहकर हंसते हुए फिर मिलेंगे कहकर उन्होंने विदा लिया था। उनकी छवि आज भी मेरे मन में बसी हुई है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे सामान्य बच्चों की तरह बड़ी हो रही थी। अब तो वह स्वयं को बड़ी ही कहलवाना पसंद करती थी। आखिर स्टैंडर्ड 1 की स्टूडेंट जो हो गई, केजी के दोनों क्लासों से ऊपर। घर में जब से नए शिशु का आगमन अपेक्षित हुआ तो उसके अंदर एक डर सा समाने लगा। कल जो बेबी ब्रदर आएगा वो तो मम्मा के पास ही सोएगा, मम्मा उसका तो प्यार बांट लेगी। अभी तक जो एकाधिकार है मेरा, उस पर खतरा तो आना ही है। अपनी परेशानी को शेयर भी करें तो आखिर किससे? बहुत उधेड़ बुन के पश्चात उसने सोचा कि स्रोत के पास ही जाना सबसे सही निदान है और उसे ही अपनी समस्या बताई जाए। सवेरे उठकर पहला सवाल मम्मा की ओर उछाली, मम्मा विल यू शेयर योर लव टू बेबी ब्रदर? मम्मा ने उसकी ओर ध्यान से देखा, उसके मनोभावों को समझा, फिर कहा, डू यू लव योर डैडी? या डू यू लव मी? यस। Similarly, we all love each other. You will also love him and so he will. मम्मा का तर्क उसे बहुत भाया। चलो यह समस्या तो थोड़ी दूर हुई, पर मन तो होता ही है बड़ा चंचल। तुरंत दूसरा सवाल सिर उठाए खड़ा हो गया चिनी के मन में। बोली, मम्मा आई शैल
आई शैल लिव ऑलवेज विथ यू। मम्मा अपनी परंपराओं को इतनी छोटी बच्चियों के साथ कैसे बांटती कि विवाह के बाद लड़कियों को पति का साथ मिलता है और जीवन उन दोनों के हिसाब से नई करवटें लेता और नए रास्ते ढूंढता है। छोटी बच्ची के अपरिपक्व मस्तिष्क में इतनी बातों को नहीं डालना ही सही। उसने कह दिया कि देखो, बड़े होने के बाद मेरा विवाह तुम्हारे डैडी के साथ हुआ था और फिर हम दोनों साथ रहने लगे। इसी तरह तुम भी रहना। लड़की का विवाह तो लड़के के साथ ही होता है ना। बात आई गई हो गई। चीनी के नन्हे मस्तिष्क ने उन पंक्तियों को अपने स्मरण पट्टिका में कहीं कील की भांति ठोक लिया। दिनचर्या जैसे चल रही थी वैसी चलती रही। कुछ महीनों के बाद एक दिन चीनू स्कूल से आई तो बहुत ही खुश थी। मम्मा ने नोटिस किया पर उस समय कुछ पूछा नहीं। अपने ऑफिस के काम में मम्मा बिजी हो गई। मम्मा को एक डर हमेशा बना रहता था कि यह तो अमेरिका है, यहाँ बच्चे समय से पूर्व ही उम्र से ज्यादा जानने लगते हैं। भारत में वातावरण में भी अपनी संस्कृति का घुली हुई रहती है जिसका यहाँ अभाव है। तो अपने से खुद से लिपटी चीनी की बाहों को हटाकर मम्मा ने पूछा, आज कुछ खास है क्या? चीनी को भी अपनी खुशी शेयर करनी थी। उसने कहा, आज प्ले टाइम में हम लोग खेल रहे थे। गुड़िया की शादी रचानी थी पर हम लोगों के पास तो दोनों फीमेल गुड़िया ही थी। हम लोग बहुत दुखी थे। तब निक आया, उसका दूसरा मित्र। उसने कहा कि गुड़िया से मैरिज कर सकती है, तुम मैरिज करा सकती हो। मम्मा समझती हो ना। फिर बड़े भोलेपन से पूछ बैठी, मम्मा नाउ इट इज पॉसिबल। मम्मा आई विल मैरी यू एंड वी शैल लिव टुगेदर। मम्मा बस उसे देखती रही। उसके भोलेपन पर उमड़ता प्यार उसकी आंखों को छलका गया। दूसरा दिन हुआ था। वह उठकर गमले के पास से लगभग दौड़ती मम्मा के पास अपनी उत्तेजना साझा करने पहुंची। आकर चिपट गई मम्मा से। उसने अपनी उत्तेजना फुसफुसाती सी आवाज में कहा, मम्मा प्लांट हैज ग्रोन। उसकी आंखें ही नहीं चमक रही थी, पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से दीप्त हो रहा था। यह उस बीज को गमले में डालने के बाद अब तक मिली उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। इस खुशी को मम्मा पूरी तरह समझती थी क्योंकि बीज को गमले की मिट्टी में डालने के बाद चीनी बिना किसी गैर हाजिरी के रोज सवेरे उठकर उसे देखती, पानी की फुहार गमले में मिट्टी पर डालती और फिर उसके बाद ही ब्रश, नाश्ता और स्कूल से आते ही वह फिर उसकी हाजिरी गमले के पास। कैलिफोर्निया का वह पॉश सा सोसाइटी में लिया गया उसका ट्रिप्लेक्स उसके मम्मी पापा का खरीदा पहला घर था। चीनी को बहुत भाता था। छोटा सा गार्डन जिसमें चीनी के लगाए पौधे चीनी को जीवन के मूल तत्वों से परिचित कराते रहते। अपने नन्हे नन्हे पाँव से टॉप फ्लोर से नीचे आना, फिर दौड़ते हुए मम्मा को पौधों की आज के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी आवेशित स्वरों में सुनाना चीनी की रोज दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा बन गया था। प्रतिदिन अपने स्कूल के होमवर्क, अपने खेल कूद, बच्चों के दोस्तों के संग का आनंद लिए बचपन के स्वर्णिम पल बीतते रहे। मम्मा ने एक दिन उसे समझाया कि इस घर में एक और बेबी आने वाला है जो तुम्हारे साथ खेलेगा। अब चीनी को हो गई एक नई फिक्र, अरे यह तो मम्मा डैडी का सारा प्यार ले लेगा, मेरे लिए बचेगा क्या? वह उदास हुई। मम्मा ने कहा, चीनी व्हाई आर यू सैड? मम्मा when the new baby will come you will be busy with him. I shall be your second parent. मम्मा ने उसे बहुत समझाया। तब जाकर वह आश्वस्त हुई कि छोटे भाई के आने से उसका मान बढ़ेगा, पूछ कम नहीं होगी। अब वह हर दिन मम्मा से पूछता, when will he come out? समय बीतता गया। एक सवेरे दौड़ते हुए चीनी आई और पूरे उत्साह से माँ से लिपट गई। बोली, मम्मा कम विथ मी। मम्मा भी हड़बड़ से उसके पीछे चल दी। टमाटर के पौधे में से एक छोटा सा टमाटर अवतरित हो चुका था और चीनी की आंखें चमक रही थी। अल्टीमेटली बेबी टोमेटी हैज बॉर्न। चीनी बोलती जा रही थी। यही आज की खुशियों की पराकाष्ठा थी चीनी की, जिसके नेपथ्य में मम्मा के पास अपने बेबी ब्रदर के आने की नई सोच समाई थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली कथा हम सुनेंगे श्रीमती सकुंतला शर्मा। सोनी के यहाँ काम करने वाली नौकरानी आती है। वह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है तथा साफ सफाई भी अच्छी तरह से किया करती है। सोनी भी हमेशा समय पर पैसा दिया करती, जिससे वो काम करने वाली सविता खुश रहा करती थी। एक दिन सोनी के पति देव ने कहा, सविता तुम कोई अच्छी सी एक काम वाली जो दिन भर रह सके उसको खोज कर लाना, मेरे ऑफिस के मालिक को जरूरत है। सविता ने कहा, देखती हूँ तो आपको बतलाती हूँ। 2-4 दिन बाद सोनी के पतिदेव ने कहा, क्या हुआ, कोई मिला या नहीं? सविता बोली, देखती हूँ कोई विश्वास वाली मिले तो बताती हूँ, दिन भर रहने के लिए पैसे कितना देंगे? सोनी के पतिदेव ने कहा, पैसा 6-7 हज़ार दे देंगे, फिर फैसिलिटी भी मिलेगी। विष्णुपुर में अच्छी जगह उनका फ्लैट है। सविता ने कहा, वैसे तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन दिन भर की बात है, बच्चों को देखना, इस उम्र में बच्चे बिगड़ जाएं तो ठीक नहीं है। काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। काम वाली सविता की बातें सुनकर सोनी बहुत खुश हुई। पहले अपना घर देखना जरूरी है। सोनी सोचने लगी, संगत क्या नहीं कराता है, अच्छी संगत मिले तो इंसान अच्छा बनता है, बुरी संगत से बुरा। एक समय की बात सोनी को ध्यान आया कि जब वो पूना से हावड़ा एरोप्लेन से जा रही थी, वहां उतरने के बाद सामान लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। सबका सामान बारी बारी से आता था, सोनी भी वही खड़ी थी। बगल में 2 सहेलियां भी अपना सामान लेने के लिए खड़ी थी, जो आपस में बातें करती थी, कैसे रह पाएंगे सप्ताह भर, समझ नहीं आता। दूसरी बोली, तुम तो 1 सप्ताह के लिए जा रही हो, मैं तो 1 महीने के लिए, अब बतलाओ कैसे रहेंगे? और पॉकेट से सिगरेट निकालकर दिखलाते हुए कहा कि ये कैसे होगा, मेरी तो नींद ही उड़ जाएगी। दूसरी ने कहा, अरे ज़्यादा टेंशन नहीं लो, घर पर जाएगी तो घर पर छत होगा ही, वहाँ सारा काम हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर सोनी आश्चर्य में पड़ गई। सोनी ने उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने रास्ते निकल गए। सोनी सोचते रह गई कि संस्कार तो उनके माता पिता ने भी दिए होंगे, पर संगत का असर होगा। सोचते सोचते सोनी का ध्यान अपनी ननद की बेटी पर आ गया, जिनकी शादी के लिए लड़का देखने धनबाद गए थे। लड़का अच्छा काम करता था। लड़का की माँ बोली, अरे हमारा लड़का पूना में रहता है, अच्छा काम करता है, अभी उसको पूना का हवा नहीं लगा है, अच्छे संस्कार दिए हैं। हम लोगों ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे सप्ताह धनबाद से लड़का की माँ और पिताजी आए ननद की बेटी को देखने के बाद उन लोगों को लड़की पसंद आ गई। अब बेटा देख लेगा तो बात पक्की हो जाएगी, और बैग से लिफाफा निकाली और लड़की को पकड़ा दी। अच्छा लगा देखकर। सोनी और परिवार वाले भी खुश थे कि लड़का देख लेगा, फिर शादी हो जाएगी। दूसरे दिन लड़के वाले का फोन आया कि लड़की तो हम लोगों को बहुत पसंद है, पर लड़का को दिखलाए, सारी बातें बतलाए तो वो कहता है, माँ मेरी समझ में नहीं आता है आ रहा कि अभी शादी क्यों कर रही हो, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। दबाव डालने पर भी नहीं मान रहा है, क्षमा चाहती हूँ। सोनी ने सुना तो मन ही मन कहा, बोलती थी अभी पुणे की हवा में नहीं ढला है, ये तो पूरा का पूरा हवा का झोंका में नहा ही गया है। अब संस्कार कहाँ गए? ये तो लड़का है, पर वो 2 सहेलियाँ लड़की होकर भी पुणे की हवा में बह गई, संस्कार कहाँ चला गया? संस्कार तो माँ बाप देते हैं, कोई गलत नहीं सिखलाता, पर संस्कार सिखाने की अपनी अपनी तौर तरीके होते हैं। कितना खुराक कहाँ देना है, कब देना है, समय का ध्यान रखकर देना है, यही अंतर आ जाता होगा शायद। सब अपनी अपनी तरीके से संस्कार तो देते ही हैं। संस्कार की बातें बच्चे पर कितना असर करता है पता नहीं सकता कोई, क्योंकि संगत का प्रभाव उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभाव डालता है। आज के ज़माने में इतने उदाहरण मिल जाएंगे, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का? सोचते सोचते सोने की आँख लग गई।
धन्यवाद। अपनी मायके कभी कदम नहीं रखा, कारण फातिमा को दामाद अच्छा नहीं मिला था। फातिमा किराए के एक खपड़ेल मकान में रहती थी, जिसका किराया 400 रुपया प्रति माह था। अपने जीवन यापन के लिए उसने बकरियां और मुर्गियां पाल रखी थी। वह जिस बस्ती में रहती थी, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग बड़े प्रेम से रहा करते थे। फातिमा के 3 घर छोड़ रामचरण का घर था। रामचरण अभी कुछ दिन पहले ही गांव से खेत जमीन बेच सब परिवार शहर आ गया था और जीवन यापन के लिए एक टेम्पो खरीद लिया था। उसके परिवार में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। इतने वर्षों में कभी भी बस्ती में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन इस रामनवमी पता नहीं किसकी नजर लग गई और यह बस्ती युद्ध का मैदान बन गया। हुआ यह कि रमजान के पाक महीने में ही रामनवमी की तिथि भी पड़ गई। शाम के वक्त मस्जिद में जब सभी लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वहां से नवमी का झंडा जुलूस निकल रहा था। परंपरा के अनुसार सभी राम भक्त लाठी, तलवार और भाला से करतब दिखा रहे थे। डीजे पर राम जी की निकली सवारी बज रही थी। तभी मस्जिद से मौलवी साहब निकल कर बाहर आए और निवेदन किया कि सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने बैठे हैं, कृपया यहाँ देर तक ना रुकें। समझदार राम भक्तों ने कहा, जी बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक अपनी शोभा यात्रा आगे निकाल ले रहे हैं। लेकिन इतने में ही जुलूस पर पथराव होने लगा। बस यहाँ से भी कुछ लड़के डीजे की आवाज फुल साउंड में कर तलवार भांजते हुए भगवा झंडा लेकर मस्जिद में घुस गए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वह क्षेत्र युद्ध का मैदान बन गया। सभी लोग घर से निकल आए। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। उपद्रव करने वाले न हिंदू संप्रदाय के थे न मुसलमान संप्रदाय के, ये थे उर्दंगी संप्रदाय के लोग। इन्हें न अल्लाह का खौफ था न भगवान का डर। फातिमा भी घर खुला छोड़ लड़ाई देखने सड़क पर आ गई। इसी बीच कुछ उपद्रवी घर में घुसकर उसकी सारी मुर्गियां और बकरी उठा कर ले गए। वहीं दूसरी ओर किसी ने रामचरण के टेम्पो को आग के हवाले कर दिया। फातिमा जब लौटी तो मुर्गियों के खाली बेड़े और बकरियों की सूनी खूंटी देखकर बेसुध होकर गिर पड़ी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वहीं रामचरण अपने जिस टेम्पो का अभी तक बीमा भी नहीं करवाया था, उसे रात होता देख विक्षिप्त सा हो गया। सभी लोग फातिमा, रामचरण और इन जैसे अन्य कई लोगों का हाल देखकर क्रोध और दुख से भर गए। सभी के जुबान पर बस एक ही प्रश्न था, इनकी हालात के लिए आखिर दोषी कौन है? बहुत अच्छी बहुत ही मार्मिक कथा है और मैं अगर चंद शब्दों में इसकी समीक्षा का जिम्मा खुद ले लूँ, अगली कथा तो वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल निःशुल्क है। लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें, ताकि हम अपने वीडियो की प्रस्तुतिकरण को उत्तरोत्तर सुधार कर सकें, उसको और अच्छी तरह आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।